हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एंट्रोपी की। कुछ फेज ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं उन्हें उसकी एंट्रोपी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉलिड अगर लिक्विड में 1 मोल ऑफ सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए किस टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं हम एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न अगर हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे? रैंडमनेस ऑफ लिक्विड माइनस रैंडमनेस ऑफ सॉलिड। आपने पढ़ा है कि एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो यह इसी तरह से अगर इस फॉर्मूले से ना निकले, आपके पास हीट दी हो, तो डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी एफ टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन, ठीक है। उसी तरह से अगर 1 मोल लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन भी वैसे ही निकलेगी, वेपर्स की एंट्रोपी माइनस लिक्विड की एंट्रोपी, तो वो क्या आ जाएगा? फ्री एनर्जी चेंज किसका? फ्री एनर्जी और चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, हमारे पास आ जाएगी। उसी तरह से डेल्टा एच वेपराइजेशन और टी क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर सॉलिड सीधे ही वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर सॉलिड सीधे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो किसके बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे अपने कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो उसका जो फ्री एनर्जी चेंज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एंट्रोपी ऑफ वेपर्स माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। और अगर इसके फ्री एनर्जी चेंज निकालना हो तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन। तो ये क्या आ जाएगा? एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं निकालने के लिए, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन के लिए, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन के लिए, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम गिब्स फ्री एनर्जी की, ठीक है। गिब्स फ्री आपको क्या बताएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। हमने पहले पढ़ा एंथैल्पी, एंट्रोपी। एंथैल्पी ने क्या बोला कि अगर डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है, तो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो मतलब वो स्पॉन्टेनियस है। बट उसमें भी कुछ ऐसी प्रोसेसेस थी, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, जिनमें जो है डेल्टा एच तो पॉजिटिव था बट रिएक्शंस क्या थी? वो स्पॉन्टेनियस। जैसे कि आइस का वाटर में कन्वर्ट होना है ना, वो अगर आप उसको फ्रिज से निकाल के बाहर रख देते हो तो आइस अपने आप मेल्ट हो जाती है वाटर में। आप थोड़ी उसको हीट लगाते हो, लगाते होगे? नहीं लगाते हो ना। तो मतलब ये अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है। बट हो कैसे रही है? कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। ये सराउंडिंग से हीट को ले रही है, ठीक है। तो ये फैक्टर भी 100% करेक्ट नहीं हुआ। फिर बात की हमने एंट्रोपी की भी। अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। तो मतलब रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। चेंज इन एंट्रोपी या तो ग्रेटर देन जीरो, इसको हम डेल्टा एस पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या स्पॉन्टेनियस के लिए। बट कुछ ऐसी प्रोसेसेस आई जिनका जो है डेल्टा एस नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो था, बट फिर भी वो स्पॉन्टेनियस थी, तो ये फैक्टर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये भी 100% करेक्ट नहीं था। फिर फैक्टर आया गिब्स फ्री एनर्जी का, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो इन दो फैक्टर्स को अकाउंट में लेके स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है, ठीक है। तो उसकी जो इक्वेशन है गिब्स फ्री एनर्जी की, वो है G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ठीक है। और ये इक्वेशन ने जो टर्म फ्री एनर्जी दी थी वो दी थी जे विलियर्ड गिब्स ने, ठीक है। इसने क्या बताया कि स्पॉन्टेनिटी की डायरेक्शन कैसे होती है, ठीक है। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। एच क्या है यहाँ पे? एंथैल्पी, ठीक है। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। और एस क्या है? एंट्रोपी। जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंथैल्पी हमने क्या पढ़ा है? स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी क्या पढ़ा है? स्टेट फंक्शन है। तो गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या हुआ? स्टेट फंक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो है फाइनल और इनिशियल पोजीशंस पे ही डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करते गिब्स फ्री एनर्जी। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है ये? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है साइक्लिक के लिए है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, वो जीरो है। आपको पता है जो भी स्टेट फंक्शंस होते हैं उनकी चेंज इन
उनका जो चेंज होता है वो साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए जीरो होता है, तो इसका भी चेंज जो साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो क्या है, जीरो। अब आपको पता है कि इनका जो है ना एंट्रोपी का हमारे पास कोई यूजफुलनेस थी, ना ही एंथैल्पी की। हमने क्या निकाला था, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी। उसी तरह से गिब्स फ्री एनर्जी भी यूजफुल नहीं है हमारे लिए, यूजफुल है डेल्टा जी। ठीक है, वही उसी को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसी को मेजर कर सकते हैं, जी को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। अब आपको पता है कि प्रोसेसेस जो होती हैं वो बीच बीच रिएक्शन में टेम्परेचर थोड़ी चेंज होता है। टेम्परेचर हम एक ले लेते हैं, उस पर रिएक्शन करा देते हैं, तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसी तरह से प्रेशर को भी एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रखते हैं, तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी बाहर आ जाएगा और ये चेंज इन एंट्रोपी बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अब ये है कि हम कैसे फ्री एनर्जी चेंज जो है प्रेडिक्ट करें स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, आपने पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो डेल्टा एस टोटल है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग के बराबर। और जो सराउंडिंग में हीट क्या होती है, ऐड होती है, तो उसका जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस क्यू पी अपॉन टी। ठीक है, इसको हम डेल्टा एच अपॉन टी भी लिख सकते हैं माइनस में। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसकी जगह, फिर आ जाएगा डेल्टा एस टोटल किसके बराबर, डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। ठीक है, तो इससे हम इसको डेल्टा एस सिस्टम को डायरेक्ट डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, और अगर इस इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी डेल्टा एस, और यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एच बचेगा। ठीक है, फिर डेल्टा एच इधर ले आएंगे और टी डेल्टा एस को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ वाले यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, हम साइन चेंज कर रहे हैं ना। अगर इसका जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो इसका पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, हो गया, इसका नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, हो गया, है ना। तो ये जो हमने पीछे पढ़ी इक्वेशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज की कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो इस जगह पे हम इसको पुट कर देंगे, तो जो डेल्टा जी होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और टेम्परेचर जो है क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए भी पॉजिटिव होता है। तो अगर ये दोनों चीजें टर्म्स पॉजिटिव हैं तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ इस इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, दस इफ अ चेंज ऑफ रिएक्शन इज टू बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि नेगेटिव है तो मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। अब निकालें कैसे कि ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं एक टेबल बना लेते हैं, आपको उससे पता चल जाएगा। डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी का फेवरेबल कंडीशन डेल्टा एच की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होती है, नेगेटिव, और एंट्रोपी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या, इक्वेशन क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, नेगेटिव माइनस टी और डेल्टा एस क्या, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, है ना। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इधर नेगेटिव ही बचेगा, नेगेटिव। तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो मतलब अगर ये दोनों फेवरेबल कंडीशंस हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए तो डेल्टा जी भी फेवरेबल होगा, मतलब वो क्या शो करेगा, नेगेटिव। ठीक है, मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। अब नॉन फेवरेबल कंडीशन ले लेते हैं, अगर मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, और डेल्टा एस नेगेटिव किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। इन वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा जी की पॉजिटिव आएगी, है ना। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर इन दोनों की वैल्यूज
क्या है, नॉन फेवरेबल है। किसके लिए है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए है। तो डेल्टा जी भी किसके लिए होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए। तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, एक कंडीशन जो है फेवरेबल है और एक नहीं है। जैसे कि अगर डेल्टा एच फेवरेबल है मतलब वो नेगेटिव है, बट डेल्टा एस क्या है, नॉन फेवरेबल है, नेगेटिव है। मतलब दोनों दोनों ही कंडीशंस क्या होगी, नेगेटिव नेगेटिव होगी। बट ये वाली टर्म नॉन फेवरेबल है, ये किसके लिए होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, एक तो नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो तो डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू लेके चल रहे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो डेल्टा जी क्या है, लेस देन 0। और डेल्टा जी को इक्वेशन में क्या आता है, डेल्टा जी किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो वो भी क्या हो गया, लेस देन 0। और अगर टी डेल्टा एच को इधर ले जाए तो ये साइन इधर को चेंज हो जाता है। तो टी जो है ग्रेटर देन किसके आ रहा है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो स्पॉन्टेनियस के लिए टेम्परेचर किससे ज्यादा होना चाहिए, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के लिए। ठीक है, उसी तरह से नॉन स्पॉन्टेनियस की बात कर लेते हैं। अगर डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड टी डेल्टा एस कन्वर्टेड, दिस साइन विल कन्वर्ट टुवर्ड दिस एंड डेल्टा एच विल गो ऑन देयर। टी इज लेस देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। उसी तरह से अगर मान लो टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के, तो वहां पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0। मतलब प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस हो जा रही है, अगर घटा रहे हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जा रही है। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या होगा, 0। उसी तरह से अगर दोनों कंडीशंस को हम पॉजिटिव ले लें, है ना, तो पॉजिटिव एंट्रोपी फेवरेबल है स्पॉन्टेनियस के लिए, बट डेल्टा एच पॉजिटिव नॉन फेवरेबल है। तो इसमें भी दो प्रोसेसेस आ जाएंगी। तो आपको जो याद रखना है वो यही टर्म याद रखनी है कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो आपके जनरली पूछी जाती हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर इतनी है तो बताओ वो प्रोसेस कौन सी है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम पे है वो प्रोसेस। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन रिएक्शन ए कन्वर्टेड इनटू 2b प्लस सी, डेल्टा एच हमें दिया है 30 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एस भी दिया हुआ है 60 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर अबव विच दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। हमें वो टेम्परेचर फाउंड करना है जिसके अबव जो है रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो आपको पता है इक्वेशन क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी वाली। इसमें हमें दोनों टर्म दिए हैं तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अभी आपने पढ़ा डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। ठीक है, फिर हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, डेल्टा एच और डेल्टा एस की। ठीक है, 30 इंटू 10⁻⁻3, क्यों, क्योंकि ये किलो जूल में है, हम इसको जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए 10⁻⁻3 लगा रहे हैं। माइनस टी की वैल्यू हमें पता करनी है और 60 क्या है, डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, फिर टी अगर 60 है तो ये टर्म अगर उधर चली जाए तो कैसे आ जाएगा, ये चेंज कर जाता है साइन अपना। ठीक है, फिर 60 को हम इसके नीचे ले गए, 30 मल्टीप्लाई बाय 10/3 60। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3000 डिवाइडेड बाय 6 और अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 500 केल्विन। तो 500 केल्विन से अबव हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए, तब जो है रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर
500 से लेस होगा अगर टेम्परेचर 500 केल्विन से, तो वो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। 500 से ज़्यादा है टेम्परेचर तो वो स्पॉन्टेनियस। अगर 500 केल्विन पे हो रहा है तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन। तो हमने स्पॉन्टेनियस के लिए निकालना था कि टेम्परेचर कितने कितने से ज़्यादा होना चाहिए, 500 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने 3 टर्म्स पढ़ ली ना, एंथैल्पी की भी, एंट्रोपी की भी, गिव्स फ्री एनर्जी की। तो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसकी देख लेते हैं कि टर्म्स स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। तो हमने पहले पढ़ा कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो होती हैं, नेचुरली अक्रिंग प्रोसेसेस, वो क्या होती हैं, थर्मोडायनामिक इरिवर्सिबली होती हैं, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा, ये भी क्या है, किसकी स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फिर पढ़ा कि विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर जब तक हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी कुछ एनर्जी ना लगाएं तब तक जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। फिर ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम है मस्ट इंक्रीज इफ इट इज टू बी स्पॉन्टेनियस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब डेल्टा एस सिस्टम का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा। तो ये भी किसकी स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर पढ़ा हमने कि जो इन अ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है द टोटल एंट्रोपी ऑफ द बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग मस्ट इंक्रीज और मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब जो टोटल एंट्रोपी होती है नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की वो ग्रेटर देन क्या होती है, 0। मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो जो सिस्टम और सराउंडिंग है क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो द डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स विल बी इक्वल ग्रेटर देन 0। उसी तरह से जो टोटल एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स हमने प्रूव की, पीछे पढ़ा कैसे हुई कैसे नहीं हुई, ये सारी क्या है, क्या बताती हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली किसके लिए है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सिस्टम के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तो कंबाइंड स्टेटमेंट दी है यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ठीक है। अब आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है रिलेट करता है एनर्जी और एंथैल्पी से, जबकि सेकंड लॉ रिलेट करता है एंट्रोपी से। तो कंबाइंड स्टेटमेंट आ गई इसकी, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड वेयर एज इट्स एंट्रोपी इंक्रीजेस इन अ नेचुरल अकरिंग और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। एंथैल्पी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी, वेयर एज इट्स एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, किसके लिए, नेचुरली अकरिंग और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो ये कंबाइंड स्टेटमेंट है। अगर आपसे बोला जाए कि सिर्फ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट बताओ तो आपको ये सारी स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी। ये सारी क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।